तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज का जो अपना टॉपिक हो रहा है, अभी यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। आज का जो टॉपिक होने वाला है उसके अंदर अपन समझने वाले हैं जो अभी तक अपन ने चीज़ें देखी थी उनसे आगे की चीज़ें, ठीक है। जैसे गॉस के प्रमेय के बारे में और भी चीज़ें जान लेंगे। गॉस की प्रमेय इतनी छोटी नहीं है कि वो एक लेक्चर के अंदर खत्म हो जाए। अभी उसके न्यूमेरिकल भी नहीं करवाए मैंने, तो उन सारी चीज़ों को अपन आज कंप्लीट करेंगे। और जो बचा कुछ पोर्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं रह गया, 2 या 3 लेक्चर का, 1 लेक्चर का और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन है। उसके बाद 2 या 3 लेक्चर अपन न्यूमेरिकल पर लगाकर सारी चीज़ों को कंबाइंड कर देंगे। ओके, तो चैप्टर अपना बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। बस बीच में 2 या 3 दिन थोड़ा सा डिले हो गया था तबीयत खराब होने की वजह से, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एक बेसिक सी चीज को देख लेते हैं जो कि है आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत, सिद्धांत। अब मैं एक बार कैमरे में चीजें चेक करूंगा कितनी लेवल पर रिकॉर्ड हो रही हैं। आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो अब सबसे पहला टॉपिक क्या होने वाला है अपना, आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत अपन से क्या कहता है कि एक कोई अपने पास निकाय है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अपने पास कोई भी आवेश है तो किसी आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत बल लिख सकते हो यहां पर आप, पर लगने वाला, एक मिनट रुको, कुल विद्युत बल उस पर लग रहे सभी आवेशों के विद्युत बल के योग या सदिश योग, ठीक है, सदिश योग भी लिख सकते हो आप, सदिश योग के बराबर होता है। और इसकी ज़्यादा बेटर डेफिनेशन आपको चाहिए ना, तो वो आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, डेफिनेटली नोट्स में देखने को मिल जाएगी। जिन भी बच्चों को नहीं पता नोट्स किस तरीके से डाउनलोड करने हैं, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने समझाया था। और आप क्या करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा गूगल ड्राइव के ऊपर। तो आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत अपन से क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी आवेश है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी आवेश ले लिया, अपने पास Q1 आवेश ले लिया, तो इस Q1 आवेश पर, ये प्लस का आवेश मान लीजिए, तो इस Q1 आवेश पर लगने वाला जो बल होता है ना, वो इस पर जितने भी आवेश और बल लगा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश Q2 है, यहाँ पर कोई आवेश Q3 है, यहाँ पर कोई आवेश Q4 है ना, ये प्लस का आवेश है, ये माइनस का आवेश है, ये प्लस का आवेश है। तो इस पर लगने वाला जो टोटल विद्युत बल होगा, विद्युत आवेशों के कारण बल होगा, वो इनके नेट बल के सदिश योग के बराबर होगा। मान लीजिए ये जो प्लस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये जो प्लस Q आवेश है ये इसे इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, और ये जो माइनस Q आवेश है ये इसे इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा याद करने की कोशिश करूं, मैंने पिछली क्लासेस के अंदर आपको क्या पढ़ाया था। पिछली क्लासेस के अंदर मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव को समझाया था, जिसमें जैसे इस तरीके से होता था, एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर एक और आवेश रख देते थे, फिर ये आवेश इस पर बल लगाता था, दूसरा आवेश भी इस पर बल लगाता था, ठीक है। फिर अपन टोटल बल जोड़ के बताते थे कि कितना बल लगा रहा है। तो ये केवल सिद्धांत है, एक केवल सिद्धांत है जो आपको याद करना है। ऐसा नहीं है कि अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसको मैं पिछले 2 या 3 क्लासेस से आपको पढ़ाते ही आ रहा हूं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई एक आवेश है, तो इस आवेश पर ये बल इधर की ओर लगा रहा है, ये बल इधर की ओर लगा रहा है, ये बल अपनी ओर लगा रहा है। तो अगर इससे पूछा जाए कि टोटल बल इसके ऊपर कितना लग रहा है, तो तीनों बलों को जोड़ दो और जो नेट रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका टोटल बल के बराबर, ठीक है। तो आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत कुछ नहीं है, बस अलग एक नाम दे दिया गया कि जितने भी आवेश हैं ये इस पर अध्यारोपित हो रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग आवेश या आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत कहने की बजाय मैं इसे कहूं बहु आवेशों के द्वारा लगने वाला बल, वो भी ठीक होगा। तो लिख लेना यहाँ पर बहु आवेशों के द्वारा लगने वाला बल। बाकी नोट्स में सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिल जाएंगी। तो अपने पास ये माइनस Q आवेश है, ये अपनी ओर खींच रहा है, प्लस Q आवेश इधर की ओर ढकेल रहा है, ये आवेश इधर की ओर बल लगा रहा है। तो मान के चलिए इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो है ये 1 से 2 तक, ठीक है,
ये 4 से 1 तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं कह देता हूँ R4 to 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है इसको मैं कह देता हूँ R3 to 1। देखो आप सभी जानते हो कि अगर मैं एक आवेश के कारण दूसरे पर लगने वाला बल लगा रहा हूँ, बल निकालना चाह रहा हूँ, तो उसमें कूलम का नियम लगाना पड़ेगा। और कूलम का नियम आपको याद है, कूलम का नियम क्या होता है, F = K Q1Q2/R²। तो बटी में क्या आता है, R आता है, यानी दूरी चाहिए होती है। तो मैं इस आवेश के कारण अगर इस पर लगने वाला बल निकालना चाहता हूँ तो मुझे जो दूरी है वो पता होना चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बीच की। तो ये आवेश इस पर इधर की ओर बल लगाएगा, चूंकि ये भी प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, और प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है, दोनों का सिरा एक जैसा है तो एक दूसरे से दूर भगेंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो वीडियो चैनल पर डली है, उसमें जाकर चेक कर सकते हो। मैं 2 चुंबकों को पास में लेके आया हूँ, एक को दूसरे के पास में ले जाती है तो दूसरी अपनी ओर दूर, अपने आप दूर हो जाती है। तो वैसे ही ये प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, ये उसको आगे की ओर धक्का देगा एक बल से। तो वो बल कितना होगा, वो बल होगा 4 लगा रहा है 1 पर, तो 4 के कारण 1 पर लगने वाला बल ये F41 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगा रहा है 1 पर, इस इधर की तरफ बल, तो ये हो जाएगा F21, ठीक है। और यहाँ पर ये आवेश तीसरा लगा रहा है 1 पर बल नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा F31। देख लो गौर से, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आवेश इसको उधर की ओर खींच रहा है तो F41, 4 1 पर आवेश लगा रहा है, दूसरा 1 पर इधर की ओर आवेश लगा रहा है तो F21, तीसरा 1 पर अपनी ओर आकर आवेश लगा रहा है, इधर की ओर ही खींचेगा ये इसको, ठीक है, इधर की ओर ही खींचेगा। थोड़ा मैंने नीचे बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि 3 1 इसको नीचे की ओर खींचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि बहुत सारे आवेश जब इस पर अध्यारोपित हो रहे हैं तो इस पर लगने वाला कुल वैद्युत बल उस पर लग रहे सभी आवेशों के वैद्युत बल के योग के बराबर होता है, या कहूं सदिश योग के बराबर होता है। तो इस पर लगने वाला जो F नेट होगा वो कितना होगा, 2 के कारण F पर लगने वाले बल के, ठीक है ना, और 3 के कारण F पर लगने वाले बल के, और 4 के कारण F पर लगने वाले बल के। और आवेश होते तो और भी लिख देता, बहु आवेश का मतलब एक से ज्यादा आवेश है, और भी आवेश हो सकते हैं इस तरीके से, पर मैंने उसको मना नहीं किया। मान लीजिए ऐसे टोटल n आवेश हैं, तो n आवेश के कारण ये पहले आवेश पर लगने वाला बल मैंने मेंशन नहीं किया और लिखा नहीं है, ठीक है। इनका सदिश योग लेंगे अपन, ऐसे ही नहीं जोड़ देंगे इनको, ठीक है, इनका अपन वेक्टर एडिशन लेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए मेरे को F नेट निकालना होगा, तो मैं नीचे गणना करता हूं, तो F नेट, ठीक है, 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल कितना होगा, तो सूत्र होता है K Q1 × Q2 Q1 × Q2 Q1 × Q2 बटे दूरी का स्क्वायर, दूरी क्या है R21, इसका स्क्वायर, और दिशा यही दिशा होगी, यानी R21 कैप, ठीक है, ये दिशा होगी प्लस के। 4 के कारण 1 पर लगने वाला बल, या 3 के कारण, पहले 3 के कारण देख लेते हैं, 3 के कारण 1 पर लगने वाला बल, तो ये क्या होगा, सूत्र होता है K Q1, दूसरा आवेश कितना है Q3 बटे दूरी हो गई R31 का स्क्वायर, और जो अपन दिशा लेंगे ये वाली दिशा लेंगे R31 कैफ, ठीक। ऐसे ही K Q1, 4 के कारण आवेश Q4 बटा दूरी R41 का स्क्वायर, और R41 की दिशा ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही n आवेश है तो प्लस में K Q1, n आवेश है तो Qn बटे Rn1 का स्क्वायर और Rn1 कैप। तो कुल मिलाकर चीजें समझ में आ रही हैं। ये कुछ नहीं है, ये इतना हैवी डेरिवेशन आपको डराने के लिए लिखा है बस। कुल मिलाकर मतलब कितना है, जितने भी बल है टोटल को उनके वेक्टर एडिशन के साथ जोड़ दो। अब इस पर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो न्यूमेरिकल किस तरीके से आएगा वो मैं बता देता हूँ, एक न्यूमेरिकल करके बता देता हूँ। बाकी अगर और कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं आपसे पूछे जाते हैं तो सेपरेट वीडियो के अंदर करा दूंगा। तो इधर देखो थोड़ा सा, ठीक है, इधर समझने की कोशिश करो। मेरे पास एक आवेश है Q1, ठीक है, Q आवेश मान के चलिए, इसे Q आवेश है, ओनली Q आवेश, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना, Q आवेश है, एक Q आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, एक Q आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, एक Q आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, और एक Q आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। अब इस पर लगने वाला नेट बल अपने को ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है R, इन दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है R, इन दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है R, इन दोनों के बीच की दूरी भी दे रखी है R,
अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा। इसमें अगर आप देखोगे तो k कॉमन आ रहा है और Q1 आवेश भी सभी के अंदर कॉमन आ रहा है, तो k Q1 अपन ने कॉमन ले लिया, बचा क्या, इधर बचा Q2 बटा R21 का स्क्वायर और R21 कैफ। इधर से भी k और Q1 कॉमन आ गया, बचा क्या, Q3 बटा R31 स्क्वायर R31 कैफ प्लस के, इधर से भी Q1 और k कॉमन आ गया, बचा क्या, Q4 R41 स्क्वायर R41 कैफ। और ऐसे ही गाड़ी आगे जा रही है। तो कुल मिलाकर यहां तक नोट कर लो, इन चीजों को नोट कर लो। आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत अपन से क्या कहता है कि किसी आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल उस पर लग रहे सभी आवेशों के वैद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो एक बल ये लग रहा है, एक बल ये लग रहा है, एक बल ये लग रहा है, और ऐसे बहुत सारे बल लग रहे हैं जो कि अपन ने यहाँ पर लिखे नहीं है, मान के चलिए लग रहे हैं। तो अपन टोटल बल कैसे निकालेंगे, टोटल बल निकालेंगे सभी को वेक्टर के साथ जोड़ दो, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर दिया। ये सीधा कूलम का नियम है, जो कूलम के नियम में पढ़ाया था, नहीं पढ़ा तो जाकर पढ़ लो। के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर ये दिशा को बताता है, ये भी मैंने बताया था कूलम के सदिश रूप के अंदर। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी Q1 है, यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी Q1 है, यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी Q1 है, यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी Q1 है। तो k और Q1 एक ऐसी चीज है जो सब में कॉमन आ रही है, तो k और Q1 को मैंने कॉमन ले लिया, और जो बची कुछ चीजें फिर उनको एज इट इज की एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर तो यहाँ पर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं आंसर, ठीक है। तो इस पर लगने वाला टोटल बल अपने को ज्ञात करना है, एफ नेट अपने को निकालना है। तो एफ नेट किस तरीके से निकलेगा, देखिए पहले इस देखो के और Q1, के कॉमन ले लिया, Q जो है वो अपन ने कॉमन ले लिया, तो के Q दोनों में कॉमन आ रहा है के Q। इस फॉर्मूले को लगा रहा हूं मैं डायरेक्ट, गौर से देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकता हूँ, क्योंकि ये अपन ने बहुत सारे आवेशों के लिए तो निकाला है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे आवेश बल लगा रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। एफ नेट इज इक्वल टू के Q, ये वेक्टर भी लगा देता हूँ, के Q बटे एक आवेश के कारण लगने वाला बल, तो Q आवेश के कारण लगने वाला बल निकाल लेता हूं पहले, बटे इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है, Q बटा R, ठीक है। और दिशा भी लेनी है, चूंकि दिशा एक अक्ष है, ये वाला अक्ष एक्स अक्ष होता है, जिनको नहीं पता, ये वाला अक्ष बाय अक्ष होता है। अगर इधर की तरफ लेते हो तो वो पॉजिटिव एक्स अक्ष निकल के आता है, और उधर की तरफ लेते हो तो वो माइनस की तरफ एक्स अक्ष निकल के आता है। ऐसे ही बाय है, अगर इसको ऊपर की तरफ लेते हो तो प्लस के बाय निकल के आता है, नीचे की तरफ लेते हो तो माइनस के बाय निकल के आता है। जब भी एक्स अक्ष को दर्शाना होता है आई कैप से दर्शाते हैं, और जब भी बाय अक्ष को दर्शाना होता है जे कैप से दर्शाते हैं। जिन भी बच्चों ने बेसिक सदिश नहीं पढ़ा तो सदिश को पढ़ लें, ये चीजें भी समझ में आ जाएंगी। ये बहुत सारी चीजें हर चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली है, अगर ये नहीं पढ़ी तो काम नहीं चलेगा। तो एफ नेट का सूत्र क्या होता है, के Q1, तो के Q1 यहाँ पर कितना है, Q आवेश है, यहाँ पर Q1 था, यहाँ पर Q आवेश है, Q2 बटा R, ठीक है, Q2 बटा R स्क्वायर। तो अपन इसके कारण निकालने तो Q लिख दिया बटे R स्क्वायर, तो R का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसकी दिशा किधर है, माइनस के एक्स की तरफ लिखा है ना, माइनस के एक्स इसकी तरफ, और एक्स को किससे दर्शाती है, आई से दर्शाते हैं, लिखा है ना, तो यहाँ पर लिख दो आई कैप, चूंकि माइनस में है तो माइनस के Q बटा R स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखो प्लस के, ऑफ की कैमरा में दिख रहा होगा, मैं आगे भी लिख सकता हूं, ओके। अब इधर देखने की कोशिश करो, प्लस के इस आवेश के कारण निकाल लिया, अब इस आवेश के कारण निकालते हैं। ये आवेश कितना है, ये भी Q आवेश है, बटे दूरी क्या हो गई, R स्क्वायर हो गई। ये आवेश माइनस का Q है तो माइनस लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ये किधर है, आई कैप की तरफ है, किधर है, आई कैप की तरफ है, इस वाली दिशा के अंदर है, और ये विपरीत दिशा के अंदर है, तो चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। प्लस के, चलो मैं आगे भी लिख देता हूं, दिख रहा था ना आपको, ठीक है। इसके कारण हो गया, इस आवेश के कारण हो गया, अब ये दो आवेश रह रहे हैं, तो Q बटा दूरी यहाँ पर भी कितनी है, R स्क्वायर, ये बाय एच में है इसीलिए जे कैप आ गया, ये नीचे की तरफ है माइनस के, ठीक है। आवेश है Q, दूरी है R स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस के जे में है इसीलिए आ गया माइनस के जे कैप,
एक मिनट, अपन आवेश की प्रकृति को नहीं लेते ना, सॉरी, प्लस का आवेश हो या माइनस का आवेश हो यहाँ पर नहीं लिखते, अपन दिशा लेते हैं खाली, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हो गया के क्यू, ये हो गया माइनस के क्यू बटा आर स्क्वायर, और आई कैफ ये हो गया प्लस के क्यू बटा आर स्क्वायर और आई कैफ, ये कितना हो गया प्लस के क्यू बटा आर स्क्वायर और जे कैफ। एक मिनट, इस आवेश के कारण कितना निकल के आ गया था, माइनस के, माइनस में था, इसके कारण प्लस के निकल के आ गया। एक मिनट रुको, अपन ने गलत कर दिया, इधर माइनस आएगा ना, इसको ब्रैकेट में बंद करो, ठीक है, इधर माइनस आएगा और हाँ ये सही है अपना, ठीक है, ये सही है, थोड़ा सा गलत कर दिया था, एक बार दोबारा देख लो। इस क्यू के कारण हो गया क्यू बटा आर स्क्वायर, चूंकि माइनस में है ये इसीलिए, सॉरी, हाँ माइनस में है इसीलिए यहाँ पर लगा दिया माइनस के आई कैप, ठीक है, ये आई कैप माइनस के यहाँ पर लगा दिया था मैंने आगे, इसीलिए ध्यान नहीं दिया, माइनस आगे लगा दिया क्योंकि माइनस के एक्स सच में है इसीलिए माइनस के आई कैप आएगा, क्यू बटा दूरी हो गई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक आवेश के कारण निकल आया, अब दूसरे के कारण निकालो, क्यू बटा आर स्क्वायर, चूंकि ये आवेश माइनस का क्यू है इसीलिए यहाँ पर माइनस का क्यू रख दिया, प्लस एक्स सच में है इसीलिए प्लस आई कैप आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही क्यू आवेश का निकाला, ऐसे ही ये बाई एच वाले क्यू आवेश का निकाल लो, क्यू हो गया आवेश यहाँ पर, दूरी हो गई यार तो बटे में आर स्क्वायर, जे कैप, ठीक है, यहाँ पर हो गया आवेश क्यू तो क्यू हो गया, क्यू दूरी आर है तो आर स्क्वायर हो गया, चूंकि माइनस के बाय में है इसीलिए माइनस का जे कैप, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर माइनस का आई कैप था, माइनस का आई कैप नहीं लिखने की बजाय माइनस मैंने आगे लगा दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इस माइनस को मैं यहाँ पर लगा दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे लगाने भी वाला हूँ, जैसे क्यू बटा आर स्क्वायर जे कैप है और माइनस के ये हो गया क्यू बटा आर स्क्वायर जे कैप, ठीक है, ये माइनस को मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान नहीं दिया था इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था मुझको, क्वेश्चन अपन ने बिल्कुल सही सॉल्व किया है, अपना आ गया के क्यू यहाँ पर, ठीक है। अब देखो माइनस के क्यू बटा आर स्क्वायर और ये माइनस का आएगा ना, देखो माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस का क्यू बटा आर स्क्वायर आई कैप, माइनस के क्यू बटा आर स्क्वायर आई कैप, माइनस का और माइनस का मिल गया तो माइनस क्या 2 क्यू बटा आर स्क्वायर और यहाँ पर हो गया अपना आई कैप, और ये प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या निकल के आ गया के क्यू और 2 क्यू, सॉरी के क्यू का क्यू में मल्टीप्लाई किया तो क्यू का स्क्वायर, 2 आगे है तो 2 बटा आर स्क्वायर और आई कैप माइनस के, आई कैप किसे दर्शाता है, आई कैप दर्शाता है एक्स अक्ष को, माइनस किसे दर्शाता है, माइनस के एक्स अक्ष को, यानी जो नेट बल लगेगा, एफ नेट बल लगेगा इस पर, इधर की ओर लगेगा। दोबारा समझ में आओ, आवेश अध्यारोपण का ये सूत्र होता है, इसका प्रयोग मैंने यहाँ पर कर दिया कि क्यू 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 वैसा का वैसा है, क्यू बटा आर स्क्वायर, 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 सभी में आवेश समान लिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, और दूरी भी समान ली है। अब माइनस और प्लस का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। पहले ये वाला आवेश लिया था, माइनस सच में था इसीलिए माइनस आ गया, फिर ये वाला आवेश लिया था, ये खुद माइनस था इसीलिए माइनस आ गया, फिर ये वाला आवेश लिया था प्लस था तो यहाँ पर प्लस निकल के आया, ये वाला आवेश लिया था तो प्लस, लेकिन चूंकि माइनस के बाय एच में था इसीलिए यहाँ पर माइनस के आवेश निकल के आ गया, माइनस के क्यू बटा आर स्क्वायर, माइनस के क्यू बटा आर स्क्वायर, प्लस के क्यू बटा आर स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो माइनस के क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू बटा आर स्क्वायर से क्यू बटा आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि ये भी जे कैप में था, ये भी जे कैप में था, याद रखें ये माइनस का क्यू बटा आर स्क्वायर इस वाले प्लस के क्यू बटे आर स्क्वायर को नहीं कैंसिल कर सकता, जो जे कैप में है यानी जो एक ही दिशा में है वो बल एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, ये इधर लगने वाला बल इधर लगने वाले बल को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता, तो ये दोनों जे कैप थे यानी बाय एच वाले थे, ये आपस में घट गए क्योंकि एक प्लस एक माइनस था, और ये दोनों जुड़ गए क्योंकि दोनों माइनस थे, जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो संख्या जुड़ जाती है, और ये निकल के आया अपना आई कैप में, जे कैप में क्या निकल के आ गया, 0 वैल्यू निकल के आ गई, और ये निकल के आ गया माइनस के 2 क्यू बटा आर स्क्वायर गुणा किया तो ये अपने पास वैल्यू निकल के आ गई, किसकी, नेगेटिव की, यानी बल किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, वो ये थी कि मैंने डायरेक्शन माइनस एक्स की तरफ ले ली, देखो कुछ इस तरीके से, पहले इस आवेश को लिया था तो दूरी ली जाती है 2 से 1 की तरफ, तो दूरी इधर से इधर की तरफ आती थी, क्योंकि इधर से इधर की तरफ आ रही है इसीलिए प्लस एक्स हो जाता है, इस तरफ अगर कोई भी चीज़ आती है तो वो प्लस एक्स हो जाता है, तो यहाँ पर आई कैप अपन ने सही लिखा था, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, यानी दिशा इधर हो गई तो माइनस का एक्स
यानी यहाँ पर आता माइनस के आई कैप, और माइनस के क्यू आवेश है, माइनस माइनस प्लस के क्यू हो जाता, और इन दोनों को जोड़कर ये निकल के आता। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत अभी समझना था, न्यूमेरिकल अभी करने नहीं थे, फिर भी एक न्यूमेरिकल मैंने मन से बना के करा दिया था, जिसमें आज तक जितनी गलतियाँ हुई हैं कभी नहीं हुई। ठीक है, टोटल बलों को मैंने जोड़ दिया था और एफ नेट अपना निकाल के बता दिया था। यहाँ पर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी थी, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन माइनस एक्स और प्लस एक्स के अंदर कर दिया था मैंने। चूंकि ये प्लस क्यू आवेश है, ये इस पर बल लगाएगा, तो ये इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, तो दूरी की दिशा ली जाती है। ठीक है, मैंने उनका अच्छी ले लिया था, दूरी की दिशा ली जाती है। यहाँ पर लिखा भी था सही, 2 से 1 की तरफ, तो इधर से 1 की तरफ, तो इधर से 1 की तरफ इधर तर जा रहा है, यानी प्लस एक्स यानी प्लस के आई कैप। ठीक है, दूसरा आवेश लिया माइनस के क्यू बटा आर स्क्वायर। अब चूंकि माइनस क्यू इससे इधर की तरफ बल लगा रहा है, इससे दूरी इधर की तरफ है, ऐसे दूरी है, तो इधर से इधर की तरफ यानी उस तरफ जाते हो तो माइनस आता है। देखो उस तरफ माइनस, इस तरफ प्लस। ठीक है, तो इससे उस तरफ जा रहा है, इसीलिए माइनस के आई कैप निकल के आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्यू आर स्क्वायर बटा क्यू आर स्क्वायर आई कैप, और ये दोनों जुड़ गए तो 2 क्यू आर स्क्वायर आई कैप, और ये टोटल बल निकल के आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी नेट बल जो है इधर की ओर लग रहा है, एफ नेट इधर की ओर लग रहा है। वही मैं कहूँ डायरेक्शन गलत कैसे हो गई, अभी वीडियो को पॉज करके मैंने चेक किया है, तो ध्यान दिया कि मैंने दूरी तो ली ही नहीं, यहाँ पर एक्स अक्ष ले लिया था। ठीक है, तो चलो बढ़िया है, बेहतर तरीके से समझ गए होंगे अब चीज़ें यहाँ पर किस तरीके से चल रही हैं। तो ये होता है अगर बहुत सारे आवेश एक साथ अध्यारोपित होते हैं तो। होप इसका जो स्क्रीनशॉट है आपने ले लिया होगा, साथ में मैंने ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर दी थी अभी, क्योंकि थोड़ा सा डार्क आ रहा था। जब लाइटनिंग कंडीशन चेंज हो जाती है ना, तो जो लाइट है वो भी चेंज हो जाती है। इसको मैं मिटा देता हूँ पॉज करके। तो आवेश अध्यारोपण का सिद्धांत अपना कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और अभी अपन देखते हैं घनत्व के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, और आयतन वाला घनत्व क्या होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं एक बार मैं लाइटनिंग कंडीशन ठीक कर दूँ, अगर ठीक से नहीं आ रही हो तो। मे भी ठीक ही है अभी, ठीक है, ओके, उलझ ना जाए। ठीक है, तो अभी अपन देख लेते हैं आवेश वितरण को एक बार। ठीक है, ये 3 तरीके का होता है, एक होता है रेखीय, और दूसरा होता है क्षेत्रफलीय, या फिर इसे पृष्ठीय बोल सकते हैं, पृष्ठीय, और तीसरा होता है आयतनीय। ठीक है, रेखीय इसको दर्शाते हैं लैम्बडा से, क्षेत्रफल इसको दर्शाते हैं सिग्मा से, और इसे दर्शाते हैं रो से। लिख देता हूँ, ये लैम्बडा होता है, लैम्बडा, और ये होता है सिग्मा, और ये होता है रो। ठीक है, शैडो बहुत हार्ड आती है, कोई नहीं। तो ये हो गया रेखीय, ये हो गया क्षेत्रफलीय, और ये हो गया आयतनीय। ये क्या होता है, प्रति एकांक। अब रेखीय हो गया तो प्रति एकांक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परिभाषा और उसको चेंज कर दूंगा, प्रति एकांक में उपस्थित आवेश की मात्रा। सबको समझाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखना। ठीक है, प्रति एकांक में उपस्थित आवेश की मात्रा। सेम परिभाषा यहाँ पर रिपीट होने वाली है, और वही परिभाषा यहाँ पर रिपीट होने वाली है। अब सर परिभाषा रिपीट हो रही है तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर आएगी लंबाई, और यहाँ पर आएगी क्षेत्रफल, और यहाँ पर निकल के आएगा आयतन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैंने मान लीजिए एक छड़ ले लीजिए, इस पर आवेश है, तो इसकी 1 मीटर लंबाई के अंदर, खाली में 1 मीटर ले रहा हूं, हो सकता है आप सेंटीमीटर में लेना चाहो तो 1 सेंटीमीटर ले लो, अभी मैं मीटर में लेकर चल रहा हूं, तो 1 मीटर लंबाई के अंदर कितना आवेश उपस्थित है, या फिर इसे सीधा बोल दिया जाता है कि प्रति एकांक लंबाई के अंदर उपस्थित आवेश कितना है। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके पास मान लीजिए 20 रुपया है, 20 रुपया के 4 आम आए, तो एक आम कितने का आया, तो 20 रुपये को आपने भाग दे दिया आमों की संख्या से। तो मान लीजिए एल लंबाई है, एल लंबाई में क्यू चार्ज आ रहा है, तो मुझे एकांक लंबाई में चाहिए तो कितना आएगा, तो क्यू बटा एल कर दिया। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि एकांक लंबाई के अंदर कितना आवेश उपस्थित है,
यानी कि 4 आम 20 रुपया के आ रहे हैं तो एक आम कितने का आएगा, 20 को 4 से भाग दे दिया, तो L लंबाई में Q आवेश आ रहा है तो एकांक लंबाई में कितना आएगा, तो Q को L से भाग दे दिया, और ये Q बटा L यही अपना क्या कहलाता है, लैम्बडा कहलाता है। वीडियो समझ में नहीं है एक बार दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, अब जैसे 4 आम 20 रुपया के आ रहे हैं तो एक आम कितने का आएगा, निकाला था लंबाई के अंदर। अब यहाँ पर निकालेंगे क्षेत्रफल के अंदर, ये छड़ थी तो छड़ की ये क्या हो गई, लंबाई हो गई, और इसके अंदर उपस्थित आवेश क्यू हो गया। इस बार अपने पास ये एक कागज है, ठीक है, कागज तो चालक नहीं होता, कुचालक होता है, पर कोई भी चालक वगैरह ले लो तुम, ठीक है, जिसकी ये लंबाई हो गई और ये उसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, लेंथ ऑफ विड्थ, ये चौड़ाई हो गई, यानी कुल मिला के इसका जो एरिया है वो अपने पास ए है, और इसके अंदर जो चार्ज है यानी आवेश है वो है क्यू। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, परिभाषा वही है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा। आपसे पूछ लिया जाए कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, कैसे बताओगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसको कैसे निकालते हैं, चूंकि एक एरिया में क्यू आवेश उपस्थित है तो एकांक एरिया में कितना होगा, क्यू को ए से डिवाइड कर दिया, ऊपर क्यू को एल से डिवाइड किया, नीचे क्यू को ए से डिवाइड कर दिया, और ये इसको दर्शाते हैं अपन किससे, सिग्मा से, सिग्मा से। अब आयतनीय क्या हो गया, सर लंबाई का मतलब है कि एकांक लंबाई में कितना आवेश है, क्यू बटा एल। क्षेत्रफल का मतलब है कि एकांक क्षेत्रफल में कितना है, तो आयतन का मतलब क्या हो जाएगा, एकांक आयतन में, आयतन यानी वॉल्यूम V से दर्शाते हैं, मैं एकांक आयतन में कितना आवेश उपस्थित है, तो ये हो गया रो। तो ये तीनों चीजें निकल के आएंगी, बहुत आसान है, फालतू में इनको टप बना दिया जाता है, अलग डेफिनेशन दिया जाता है। घनत्व का मतलब क्या होता है, घनत्व का मतलब होता है क्षेत्रफल बटा आयतन, और किसी पर्टिकुलर चीज का घनत्व निकाल रहे हैं तो जो एरिया ले रहे हो उसमें कितना है, जैसे यहाँ पर लंबाई ले रहे हैं तो लंबाई में कितना आवेश है, यहाँ पर एरिया ले रहे हैं तो एरिया में कितना आवेश है, यहाँ पर वॉल्यूम ले रहे हैं तो वॉल्यूम में कितना आवेश है, और वो जैसे 4 आम 20 रुपए के तो 20 को डिवाइड कर दो 4 से, एक की कीमत निकल आएगी, तो एल लंबाई में क्यू आवेश है तो एक निकल आया, मान लीजिए ए एरिया में क्यू आवेश है तो एकांक में निकल आया। वी वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम में क्या आ जाता है, वॉल्यूम में कोई भी 3D चीज निकल के आ जाती है कुछ इस तरीके से, ये अपने पास डिब्बा है, इसमें इस तरीके से आवेश उपस्थित है, ठीक है, इसका वॉल्यूम है बी और आवेश उपस्थित है क्यू, तो एकांक में कितना उपस्थित है। अब आपसे इसका विमीय सूत्र पूछ लिया जाता है, विमीय सूत्र आवेश का क्या होता है, आवेश का आप सभी जानते हो विद्युत धारा का होता है एम्पियर, और विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय का होता है टी, तो क्यू का क्या निकल के आ जाता है, ए इंटू टी, तो यहाँ पर ऊपर क्यू है उसका क्या निकल के आ गया, ए इंटू टी, नीचे लंबाई है, लंबाई का क्या हो गया, एल हो गया, तो क्या निकल के आ गया, ए फॉर एम्पियर लंबाई और टाइम, एल टी ए जो भी बोलना हो बोल दो, एल टी ए, ये इसका क्या निकल के आ गया, जो रेखीय आवेश घनत्व है, चूंकि एल नीचे था इसको ऊपर ले जाओगे तो आपको पता है घात नेगेटिव में हो जाती है, माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत आसान हो गया। इसका पूछेगा कि इसका विमीय सूत्र बताइए, सॉरी हाँ विमीय सूत्र ही बोलते हैं उसको, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे सिग्मा बराबर है क्यू अपॉन ए, तो क्यू का तो आपको पता है ए इंटू टी होता है, मैं पिछले कई सारे लेक्चर में बता चुका हूँ, अभी याद नहीं है तो फिर दिमाग खराब कर रहे हो। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई को भी आप किस में लेते हो, मीटर में, और चौड़ाई को भी किस में लेते हो, मीटर में, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ही एक तरीके से एल होती है, तो एल का एल में स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया, टी हो गया, एल स्क्वायर को ऊपर ले गए तो एल माइनस के स्क्वायर, ठीक है, बहुत ईजी भाई, एल का एल में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, एल का स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो एल की घात माइनस के 2, ठीक है। इसका क्या हो गया, कूलम जो क्यू आवेश है उसका आप सभी को पता होता है ए इंटू टी होता है, नीचे क्या है आयतन है, आयतन का क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लंबाई को भी मीटर में देखते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में देखते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में देखते हैं, और मीटर क्या है, ये सब लंबाइयाँ ही हैं, अलग अलग नाम रख दिए हैं, तो ये क्या हो गई, एल की घात 3 हो गई, और इसको ऊपर ले जाओगे तो एल की घात माइनस के 3 ए इंटू टी, ये इसका विमीय सूत्र निकल के आ गया, है ना। जो विमीय सूत्र होता है मैंने बताया ना, उसमें मेन चीज़ ली जाती है, जितनी भी तरीके की लंबाई होगी उन सभी को अपन एल में ही लेके चलेंगे, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है,
तो दोनों एक्चुअली में लंबाई यहाँ ही है, बस उनको डिफरेंट करने के लिए मैं बोल देता हूँ कि उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है। जैसे कि ये मैंने एक डिब्बा बनाया और ये मैंने एक डिब्बा बनाया। जब मैं आपसे पूछूंगा इसकी लंबाई कितनी है तो आप बोल दोगे ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे ये इसकी लंबाई हो गई, ये एक चौड़ाई हो गई। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा ये एक पेंसिल है तो आप बोलोगे ये लंबाई है और ये जो है इसकी चौड़ाई है। लेकिन इसी डिब्बे के बारे में पूछूंगा तो कहोगे ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो रिस्पेक्टिवली चीज़ें, हम चीज़ों के हिसाब से देखते हैं कि किसे लंबाई बोलेंगे किसे चौड़ाई बोलेंगे। दोनों असल में एक ही चीज़ है, लंबाई और चौड़ाई कोई अलग चीज़ नहीं होती, एक ही चीज़ होती है। बस डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक को लंबा बोल देते हैं और जो छोटा सा होता है उसको चौड़ाई बोल देते हैं। हर केसेस में नहीं, कुछ कुछ केसेस में। तो ये आवेश वितरण हो गया। दोबारा समझ लो, रेखीय आवेश वितरण, क्षेत्रफल आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण कुछ नहीं होता। एकांक लंबाई क्षेत्रफल या आयतन के अंदर उपस्थित आवेश की मात्रा होती है, उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। यहाँ पर रो और यहाँ पर सिग्मा और यहाँ पर लैम्बडा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अगर इसका मात्रक पूछे तो, अरे यार बड़ी दिक्कत है। अगर इसका मात्रक पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। आवेश का आप सभी जानते हो, आवेश का होता है कूलम और लंबाई का होता है मीटर। और आवेश का होता है कूलम, क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे लंबाई, लंबाई का मीटर, लंबाई का मीटर, मीटर का मीटर में गुणा किया मीटर स्क्वायर। इसका आप निकाल ही लोगे, क्यू का कूलम हो गया और आयतन L की घात 3 यानी मीटर की घात 3, फिर कुछ नहीं। लंबाई को मीटर में ही देखते हैं ना, तो ये हो गया कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर की घात 3। बस कुछ नहीं है। मीटर एक तरीके की लंबाई होती है, लंबाई को ही मीटर में मापते हैं तो विमीय सूत्र में उसको L लिख देते हैं। L फॉर लेंथ, लेंथ यानी लंबाई, A फॉर एम्पियर, T फॉर टाइम। अब टाइम को जगह मैं अगर S लिख दूँ तो एस सेकंड समय हो जाता है, वो यूनिट हो गई। जब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो सेकंड मिनट घंटा लिखने की बजाय खाली टी लिख दूंगा, टी फॉर टाइम। ठीक है, तो ये होता है बात की मैंने इसको बेसिक में बहुत ज़्यादा पढ़ा रखा है, अभी ऊपर ऊपर से देख लो। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उतना आपको करवा देना है। अब एक चीज़ और रह गई है, मैं सोच रहा हूँ उसको अभी करा ही दूँ, सारी चीज़ें खत्म होंगी और फिर मंदिर जाएंगे। ठीक है, वो कि आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। वैसे ब्राइटनेस तो मैंने अच्छी खासी कर रखी थी, उसकी पहले डाउन थी, एडिटिंग में फिक्स कर देंगे। अभी इंक डाली है इसमें तो आराम से मिट जाता है, वरना मिटता नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरी चीज़ है कि तीसरी चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा क्योंकि ज़्यादा समय हो रहा है। देखो, अपने पास कोई भी चालक है, उस चालक पर जो आवेश होता है ना, आवेश, ये आवेश सतह पर होता है, आपने पढ़ा होगा। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि आवेश चालक की सतह पर उपस्थित होता है, किसी चालक में अगर आवेश होगा तो, जैसे ये अपने पास एक चालक है तो इसमें जो भी आवेश उत्पन्न होगा वो इसकी सतह पर उपस्थित होगा, सिद्ध कीजिए। और बोल देगा कि गॉस की प्रमेय से सिद्ध कीजिए। कैसे करोगे, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज़ तो आप इसके अंदर समझ लीजिए कि इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं चालकों के अंदर। क्योंकि चालकों के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए इनमें प्रतिकर्षण होता है, और अगर आप इन पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो तो ये एक दिशा में चले जाते हैं, बीच में अटक के नहीं रहते। उदाहरण के लिए समझाता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए आपने प्लस आवेश ले लिया, प्लस विद्युत क्षेत्र ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन की भी प्लस की तरफ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी प्लस की तरफ आएगा, ये भी प्लस की तरफ, ये भी प्लस की तरफ, ये भी प्लस की तरफ, तो ये सब इधर सरफेस पे आ जाएंगे, माइनस आवेश इकट्ठा कर देंगे। इस तरीके से चालक पर आवेश क्रिएट होता है ना। अगर इधर माइनस आवेश है, मान लीजिए इधर माइनस आवेश है तो सब इधर की ओर चले जाएंगे, और इधर मान लीजिए प्लस आवेश है तो सब माइनस इधर की ओर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से चालक आवेशित होते हैं, तो इनके अंदर कोई आवेश नहीं बचता। ठीक है, इनके अंदर कोई भी आवेश नहीं बचता। अब मान के चलिए मैं एक ही आवेश को ले रहा हूँ, ठीक है, एक ही आवेश को ले रहा हूँ, इधर प्लस आवेश है तो जितना भी माइनस आवेश था वो एक तरफ चला आ गया, तो जब जितना भी प्लस आवेश था, ये बाहर के आवेश को मिटा देता हूँ जो भी मैंने बनाया था। ठीक है, प्लस आवेश था तो जितना भी माइनस था वो इधर चला गया, और जितना भी प्लस था वो पीछे चला गया।
ये मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी समझा चुका हूँ। देखिए किसी भी आवेश के अंदर किसी भी चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लस आवेश की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे चले जाते हो, भैया प्लस रहा इधर की तरफ आ गई। और प्लस आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से दूर भगता है, वो चाचा हमसे दूर रहो तुम, तो प्लस आवेश पूरा इस तरफ वाले सरफेस पर चला गया, ये वाले सरफेस पर चला गया, और माइनस जो है इस वाले सरफेस पर आ गया, इस वाले सरफेस पर आ गया। तो इस तरीके से जो चालक होता है उसमें जो पूरा आवेश होता है वो उसके सरफेस पर जमा हो जाता है, निगेटिव या पॉजिटिव। अब मान लीजिए इसको मैंने अर्थिंग कर दिया है ना, इसको मैंने अर्थिंग कर दिया, तो पॉजिटिव आवेश अर्थिंग के थ्रू जमीन में चला जाएगा, और इस चालक पर, ये मान लीजिए वही चालक है, तो इस पर कौन सा आवेश बचेगा, ओनली निगेटिव आवेश बचेगा जो इसके सरफेस पर इस तरीके से उपस्थित होगा। पास नहीं जा सकता इधर, क्योंकि प्रतिकर्षित होता है, रिपल्सन होता है। अब वो बोल रहा है कि सिद्ध करके बताओ कि कोई भी अपने पास चालक है उस पर आवेश बाहर की सतह पर ही क्यों उपस्थित होता है, वो भी गॉस के प्रमेय से। तो चलिए इसको सिद्ध करके बताते हैं। गॉस का प्रमेय अपन से क्या कहता है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास मान लीजिए चालक A है, तो इस चालक के अंदर जो आवेश उपस्थित होगा, इसके अंदर जो आवेश उपस्थित होगा वो गॉस की प्रमेय से कितना होगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब आप बोलोगे इसके अंदर तो कोई आवेश उपस्थित ही नहीं है, इसके अंदर तो कोई आवेश उपस्थित ही नहीं है, तो इसके अंदर जो नेट आवेश हो गया वो हो गया Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये तो सिद्ध करना है ना कि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। देखो दोबारा समझाता हूँ, गॉस की प्रमेय से आपको ये सिद्ध करना है कि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, यानी जितना भी आवेश है सतह पर है। क्या सिद्ध करना है कि अंदर कोई आवेश नहीं है। दोबारा देखो, अंदर आवेश नहीं है, आवाज आ रही है ना, अंदर आवेश नहीं है, ये आपको सिद्ध करने को बोल रहा है प्रश्न। बोल रहा है कि पूरा बताओ कि आवेश सतह पर है, अंदर नहीं है, आवेश सतह पर है, अंदर नहीं है, ये आपको सिद्ध करके बताना है। अब इसका वैसे रीजन तो मैंने समझा दिया, जैसे यहाँ पर कोई प्लस आवेश है और प्लस आवेश है तो पूरा माइनस इधर चला जाएगा, पूरा इधर चला जाएगा। आप सभी को पता है जो विद्युत क्षेत्र होता है वो किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो ई क्रिएट हो जाएगा प्लस से माइनस की तरफ, और बाहर का जो विद्युत क्षेत्र है वो है प्लस से माइनस की तरफ। तो ये विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, ये विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है। नेट विद्युत क्षेत्र देखोगे तो अंदर जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लस से आवेश दूर की ओर जाता है इस तरीके से, तो इसमें प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। तो बाहर जो आवेश है वो विपरीत दिशा में, अंदर जो आवेश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में है। नेट कितना हो गया, जीरो। यानी अंदर आवेश जो क्रिएट होता है, इवन बाहर जो आवेश क्रिएट होता है, ये एक दूसरे के इक्वल होता है। यहाँ पर पूछा जा सकता है प्रश्न, दोबारा देख लो, कि अपने पास इस तरीके से कोई चालक है, बाहर कोई आवेश रखा हुआ है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, तो जो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा, चालकों के अंदर विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो विद्युत क्षेत्र उसकी दिशा में चले जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस आवेश है तो विपरीत विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। मैं दूसरा एग्जांपल भी लेके बता देता हूँ आपको। जैसे ये मान लीजिए, और यहाँ पर मैंने माइनस आवेश रख दिया, तो आप सभी जानते हैं माइनस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो उसकी दिशा में क्रिएट होगा, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ रहेगी, इस तरफ रहेगी, इस तरफ रहेगी, माइनस की तरफ। और इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन से दूर भागेंगे, ओ भैया इलेक्ट्रॉन है दूर रहो, और जो प्रोटॉन है वो कहेंगे अरे इलेक्ट्रॉन आ गया, अरे इलेक्ट्रॉन आ गया, उसकी तरफ चले जाएंगे। तो इधर विद्युत क्षेत्र अंदर किस तरफ क्रिएट होगा, ये इधर की ओर, और अंदर उधर की ओर, विपरीत दिशा में। यहाँ पर प्लस आवेश लाए तो प्लस आवेश से दूर की ओर विद्युत क्षेत्र, लेकिन अंदर इधर की ओर प्लस आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र क्रिएट हुआ। तो विपरीत दिशा में आवेश विद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है, और दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर होते हैं। जनरली देखा जाए तो बराबर होते हैं, E1 इज इक्वल टू E2। कुछ कंडीशन में बड़े हो जाते हैं, पर वो भी आपको पढ़नी नहीं है, अगर उसमें रख दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि फिर नेट विद्युत आवेश जो होता है अंदर जो होता है, नेट विद्युत क्षेत्र जो हो जाता है जीरो ही हो जाता है, क्योंकि एक ही दिशा इधर होती है, एक ही दिशा इधर होती है। बोल रहा है कि कोई भी चालक पर आवेश सतह पर उपस्थित होता है, इस बात को तुम मुझे सिद्ध करके बताओ कि इसके अंदर जो टोटल आवेश होता है वो जीरो होता है। तो अपन एक मान के चलते हैं, बाहर एक विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है, मान के चलते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलते हैं। तो इससे क्या है, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकल रहा है, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ निकल रहा है, मान के चलते हैं। क्या जा रहा है मानने में, तो अपने पास फ्लक्स का जनरल सूत्र होता है फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये फ्लक्स कितना होगा, कल की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि अपने पास एक बंद पृष्ठ है, पूरी तरीके से क्लोज सरफेस है, तो उसमें जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी ही बाहर निकल जाएंगी, है ना। जैसे मान के चीजिए चलिए कि मेरा ये जो डिब्बा है ये बंद सरफेस है, तो 3 बल रेखाएं अगर इसमें प्रवेश कर रही हैं तो इधर से 3 भी निकल के भी चली गई, तो नेट फ्लक्स इस कंडीशन में जीरो हो जाता है। नेट फ्लक्स इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो फ्लक्स के सामान्य सूत्र से इसके अंदर कितना आवेश इसके अंदर टोटल आवेश कितना निकाल लिया अपन ने, जीरो निकाल लिया।
अब देखो दोबारा समझो, ये चालक है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पर आवेश क्रिएट नहीं हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए प्लस आवेश है तो माइनस आवेश इधर की ओर चला जाएगा, प्लस आवेश इधर की ओर चला जाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा। ये आपको सिद्ध करना है। दोबारा समझो, दोबारा समझो, दिक्कत हो रही है ना। ये प्लस आवेश है तो प्लस आवेश से जितने भी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए और जितने भी प्लस है दूर की तरफ चले गए, लेकिन इसके अंदर का जो आवेश है वो शून्य है। इसके अंदर जो टोटल आवेश है वो शून्य है। ये सिद्ध करके बताइए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन बीच में ही अटक के रह जाएं, वो जाए ही ना इधर। इसको सिद्ध करके बताओ कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। हाँ मुझे पता है, आपको पता है कि अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, सब इधर आ जाएंगे जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, पर तुम उसे सिद्ध करके बताओ गणित के रूप में। तो कैसे करोगे? तो ये अपने पास विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, तो आप सभी जानते हो कि एक बंद पृष्ठ है, तो जितनी बल रेखा इसके अंदर जा रही है उतनी ही बाहर निकल जाएंगी। अब जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर निकल के आ गई, तो फ्लक्स कितना निकल के आ गया? 0 निकल के आ गया। गॉस की प्रमेय क्या कहती है? कोई भी अपने पास बंद पृष्ठ है उसका जो फ्लक्स होता है बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कितना निकल के आया है? 0 निकल के आया है। फ्लक्स कितना निकल के आया है? 0 निकल के आया है। ठीक है, Q बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देख लो, इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओगे तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको इधर ले जाओगे तो 0 में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, दोबारा देख लो, ये Q है, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले गए तो 0। तो गॉस की प्रमेय में क्या कहते हैं? ये पृष्ठ के अंदर का आवेश है, पृष्ठ के अंदर का आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर QE होता है। QE अपन ने सामान्य सूत्र से 0 निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट को 0 में मल्टीप्लाई किया तो आवेश 0, और ये अंदर का आवेश होता है। तो गॉस की प्रमेय से ये सिद्ध हो गया ना कि अंदर का आवेश 0 है। यही तो सिद्ध करने को बोल रहा था कि अंदर का आवेश 0 है, सिद्ध करके बताओ। तो करके बता दिया ना कि अंदर का आवेश शून्य है। अगर आधे घंटे की वीडियो कंप्लीट हो गई हो, 42 मिनट, ओके 42 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जितनी भी चीज़ें इनको यहीं तक रखेंगे। पढ़ाने को तो मैं आज चैप्टर को कंप्लीट भी करवा दूँ, फिर गाड़ी 2 घंटे से ऊपर निकल जाएगी। रहने दो भैया, इतना ही बहुत है। आखिर फाइल भी बड़ी तैयार होती है ना, ऐसी बात है। देखो नोट तो कर लिया होगा, ये बाहर गया था मैं, बाकी स्क्रीनशॉट और PDF मैं आपको दे देता हूँ ना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो देखो मुख्य बात यह है कि अभी मैं लेने को तो 2 घंटे की क्लास ले लूँ, पर आपको भी और सब्जेक्ट तैयार करने रहेंगे। और फिर दूसरी बात यह है मेरे भाई कि 2 घंटे की क्लास तो ले लूँ, पर जो हमारी वीडियो है उसका फाइल शायद चला जाएगा 8 GB से भी ऊपर, और फिर 8 GB से ऊपर तो आप समझ रहे होंगे ना। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई तो वीडियो को रिमाइंड करके देखो, तो A to Z चीज़ समझाई है। बाकी वेक्टर वगैरह में आपको कोई भी दिक्कत है, दिशा वगैरह में कोई भी दिक्कत है, तो फिर आप एक काम करना, वेक्टर वाला लेक्चर देख लेना जो कि चैनल पर डला हुआ है, और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, मस्त तरीके से।